नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। खालिस्तान की मांग करने वाले ऐसे लोगों पर भारत सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है जो भारत के बाहर बैठकर भारत के टुकड़े करने के मंसूबे पाले बैठे हैं। ऐसे खालिस्तान की मांग करने वाले लोगों को भारत ने अभी हाल ही में वीजा रद्द कर दिया उनका, और यह कह दिया कि अब ऐसे लोगों को वीजा नहीं दिया जाएगा जो कनाडा में बैठे हैं, कनाडा के नागरिक हैं, वो कहीं ना कहीं भारत से जाकर वहां बसे हैं और खालिस्तानी मूवमेंट चलाने में उनका काम है, सहयोग कर रहे हैं या किसी भी तरह के रेफरेंडम में शामिल हैं। उनकी पहचान की जाएगी और ऐसे लोगों की सूची तैयार की गई है अब जिनके पास भारत का ओसीआई कार्ड है। उस ओसीआई कार्ड को भी अब रद्द कर दिया गया है। और ये कनाडा के साथ साथ आपको बता दूं कि अब ये अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के जो ओसीआई कार्ड धारक हैं उनको भी अब रद्द कर दिया गया है। और यह कहा गया है कि अब नए सिरे से यदि कोई वीजा पासपोर्ट अप्लाई करता है, यानी वीजा अप्लाई करता है, तो अब उसमें स्क्रूटनी की जाएगी कि ये जो वीजा जिसने अप्लाई किया है, क्या ये कभी ना कभी खालिस्तानी मूवमेंट के समर्थन में रहा है। ऐसे लोगों की पहचान के लिए जितने भी आंदोलन, रेफरेंडम या धरने प्रदर्शन विदेशों में हुए हैं, उनकी सूची बनाकर बाकायदा वीडियो, फोटोग्राफी के आधार पर उनकी पहचान की जा रही है। और उस पहचान के आधार पर अब यह तय हुआ है कि भारत में उन्हीं लोगों की एंट्री होगी जो इन खालिस्तानी, जो मांग करने वाले खालिस्तान के हैं, इनका समर्थक नहीं होगा। तो एक तरफ वीजा वो रद्द कर दिया गया, एक तरफ ओसीआई कार्ड रद्द कर दिया गया, और एक और वहां सर्जिकल स्ट्राइक भारत में हो रहा है, और वो ये कि जो भी खालिस्तानी मांग करने वाले लोग हैं, खालिस्तान की मांग करने वाले लोग हैं, खालिस्तानी समर्थक हैं, उनके जो भारत में बैठे हुए रिश्तेदार हैं, मददगार हैं, उनकी भी पहचान की जा रही है। और जैसा मैंने कहा कि भारतीय एजेंसी उन सब की पहचान के लिए उस तरह के आंदोलन, रेफरेंडम में आए हुए लोगों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के आधार पर उनकी पहचान कर रही है। आपको पता ही है आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस तरह का एक सॉफ्टवेयर होता है कि वो फोटो से टैली कर लेंगे और वो ये पता लगा रहे हैं कि कौन कौन लोग ये रेफरेंडम में, यानी भारत के टुकड़े करने का इच्छुक है, भारत के टुकड़े चाहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति अब भारत में एंट्री नहीं करेगा। दूसरी तरफ भारत में अगर उनकी कहीं भी कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की पहचान करके उसकी जब्ती करने की कार्रवाई वो भारत सरकार एनआईए कर रही है। एनआईए ने हाल ही में, अभी आपने देखा कि चंडीगढ़ के अंदर और गुरु पतवंत सिंह पन्नू के गांव में 47 एकड़ जमीन उसकी जब्त कर ली थी। और यह गुरु पतवंत सिंह पन्नू से शुरुआत है। उसके बाद अब माना जा रहा है कि जो भी खालिस्तानी मूवमेंट में शामिल लोग रहे हैं या कोई भी सपोर्टर है, उनके वैसे रिश्तेदार जो उनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब से ऐसी खबरें आई हैं कि पंजाब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो बैठे विदेश में हैं, खालिस्तानी मूवमेंट चला रहे हैं, खालिस्तानी समर्थक हैं, और उनके रिश्तेदार यहां उनकी जमीन को बो रहे हैं या तो मकान की देखभाल कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जिनको कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों से कोई फंडिंग आ रही है। अगर विदेश से अब किसी को फंडिंग आएगी, उस पर पहचान की जा रही है, उनके बैंक के खाते भी सीज किए जा रहे हैं। यानी चौतरफा हमला भारत सरकार कर रही है। एक तरफ उनके खाते सीज कर दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी प्रॉपर्टी जब्ती की कार्रवाई चल रही है, और अब ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जो किसी भी देश में, चाहे वो पाकिस्तान हो, फिर चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यूके हो, यूएस हो, जहां भी कोई भारत के बाहर बैठा है, ये भारत सरकार ने तय कर लिया, मोदी सरकार ने तय कर लिया कि भारत विरोधी अभियान चलाने वालों को चारों तरफ से घेर कर उन पर प्रहार किया जाएगा। यानी किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। ये हमारे देश में कानून है, यूएपीए का कानून है, देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले की संपत्ति जब्त होती है। ये मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद 2014 के बाद यूएपीए कानून को सख्त किया था और उसी कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये सब जो हुआ है, ये जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद हुआ, जब उसने जो है कनाडा के अंदर एक खालिस्तानी आतंकवादी मारा गया, उसके मरने के बाद जिस तरह के आरोप भारत पर लगाए थे,
अब अंदर से ये भी खबरें आ रही हैं कि इस सब के पीछे अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी एफबीआई है। एफबीआई ने कोई एक रिपोर्ट कनाडा को सौंपी थी, उसकी मौत से लेकर उसकी हत्या को लेकर, लेकिन अब अमेरिका की एजेंसियां ये कह रही हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि हमने तो कोई नाम लिया नहीं। माने उन्होंने भारत का हाथ हुआ ऐसा कुछ नहीं कहा है। वो मारे गए, उस मारे जाने में केवल इतना भर कहा गया एजेंसियों के जरिए, एफबीआई के जरिए, कि ये जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं इनके ऊपर हमला हो सकता है। अब वो हमला किसने किया अभी तक कनाडा की खुद की एजेंसियां नहीं बता पा रही हैं, अभी तक अमेरिका की एजेंसी नहीं बता पा रही हैं, और इतने में जस्टिन ट्रूडो ने भारत का नाम ले दिया। तो ये एक गंभीर आरोप था और भारत सरकार ने इस पर ऑब्जेक्शन जताया। यहां एक और बात आपको बता दूं कि यह भी मुद्दा उठ रहा है कि अगर किसी देश का कोई दोषी, कोई अपराधी, कोई गैंगस्टर अगर किसी देश में जाकर नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो क्या वहां की सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि उस देश को सौंपे जिस देश ने उसको लेकर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है? फिर रेड कॉर्नर नोटिस का मतलब क्या होता है? अगर अमेरिका का या ऑस्ट्रेलिया का या कनाडा का कोई अपराधी वहां मर्डर करके और भारत में आ छुपे और भारत सरकार को, कनाडा की सरकार, अमेरिका की सरकार ये कहे कि हमारा ये अपराधी है, इसका रेड कॉर्नर नोटिस जारी है और इसको आप हमें सौंपो, तो क्या भारत उनकी रक्षा करेगा? और अगर करेगा तो क्या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इसी तरह का व्यवहार करेंगे जो आज कह रहे हैं? दूसरा, यहां यह बात उठ रही है कि जस्टिन ट्रूडो जिस बात को लेकर के ये कह रहे हैं कि साहब हमारे देश का नागरिक है, इसके मारे जाने का हमारा तो कर्तव्य था, इसकी हम रक्षा करें, हमारे नागरिकों की हम रक्षा करेंगे। तब आपको बता दूं कि वहां जो बलूच एक महिला मारी गई थी, जो वहां एनजीओ चलाती थी, वो अपने देश की आवाज उठा रही थी, उसको आईएसआई के इशारे पर मार दिया गया। उसकी जांच क्यों नहीं कराई? कनाडा से सवाल पूछा जा रहा है। अब जो है ये इस बात को आपको बता दूं, बलूच जो संगठन हैं वो अब इस बात को उठा रहे हैं कि जब हमारी नागरिक मारी गई, हम सीधा आरोप लगा रहे हैं कि वो आईएसआई ने मरवाई है, कनाडा के अंदर उसकी हत्या हुई, उस पर आज तक कोई जांच नहीं हुई, कोई रिपोर्ट नहीं आई। ये दोहरा चरित्र दिखा रहा है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति मारा जाता है जो पाकिस्तान के अत्याचारों की आवाज उठाए, उसको आईएसआई मरवा दे, वहां सब मौन है। तो आईएसआई कौन है? पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी है जिसके पीछे चीन है। तो चीन जो चाहता है वो करवा रहा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, और ये सारे देश उसको मुद्दे पर लेकर चुप हो जाते हैं। तो भारत ने भी अब कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उसने कहा कि देखिए, ये जो मारे गए लोग हैं, जो भी अभी तक मारे गए हैं, चाहे वो हरदीप सिंह निज्जर हो, चाहे कोई हो, अगर ये मारा गया है तो इसमें भारत का पहली बात तो हाथ नहीं है। दूसरी बात, ये आदमी अपराधी है, इसके ऊपर भारत में हत्याओं के मुकदमे दर्ज हैं। और आप ये देखिए कि ये जो खालिस्तान की मांग करने वाले लोग हैं, खाली रेफरेंडम, नारे, झंडे, इस तक बात नहीं है। पंजाब के अंदर आए दिन अपराध हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, उस सब के पीछे है पंजाब के जो राजनीतिक नेता हैं, उनका बयान है, बाकायदा संसद में बयान है कि ये जो विदेशों में बैठे हैं खालिस्तानी समर्थक, ये वहां बैठे हुए जो अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं, ये वहां बैठे हुए पंजाब में अपने गुर्गों को आदेश देते हैं और यहां हत्या करवाते हैं, नशे की खेप भेजते हैं, नशे का अरबों रुपए का कारोबार हो रहा है। असली खेल यही है कि नशे की जो ये व्यवस्था है, यानी जो इनका कारोबार है, ये ड्रग का कारोबार चीन से चलता है, पाकिस्तान से चलता है, और इसमें इन लोगों का सहयोग लिया जाता है। करोड़ों रुपए की हेरफेर होती है। ये पंजाब में ड्रग भेजते हैं, ड्रग के बदले पैसे देने पड़े, उसके बजाय वो कह दिया जाता है कि हम तुम्हें एक पिस्तौल भिजवा रहे हैं। आजकल आपने देखा ड्रोन से कितने हथियार आए, और फिर कह दिया जाता है फला आदमी की गोली मार के हत्या कर दो, आपको जो आधा किलो ड्रग भेजी थी उसका पैसा बराबर हो गया। इस तरह का खेल चल रहा है। और ये आज नया खेल केवल भारत में नहीं है, दुनिया में अपराध के जगत में ये चलता है कि अपराध से, कुछ अपराधियों से अपराध कराओ, उसके बदले उन्हें ड्रग दे दो,
ड्रग बेचकर जो पैसा आएगा वो अपराधी अपनी जेब में रखते हैं। ये पूरा नेक्सस चल रहा है और इस नेक्सस पर प्रहार करने का काम मोदी सरकार ने किया। 2014 के बाद से जिस तरह से नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को, एनसीबी को एक्टिव किया गया और उसकी शाखाएं हर राज्य में खोली गई, उसके बाद जो प्रहार हुआ, अरबों रुपए की ड्रग मोदी सरकार के आने के बाद से जब्त की गई है, उसको नष्ट किया गया और यही बौखलाहट का कारण है। और इसीलिए भारत में डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए ये जो ड्रग के कारोबारी हैं, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, मणिपुर की हिंसा हो, नागालैंड की हिंसा हो, उसके पीछे भी ड्रग के कारोबारी हैं और उसके पीछे भी चीन है। ठीक इसी तरह पंजाब में ड्रग को फैलाकर, वहां के युवाओं को जहर देकर और उसकी लत लगाकर अपराध जगत में धकेलने का एक षड्यंत्र चल रहा है। विदेशों में जो बैठे हैं उनको इस बात का पैसा मिल रहा है और इसीलिए वो केवल एक लोगों को सपना दिखा रहे हैं कि भारत में एक अलग से स्थान बनेगा जिसका नाम होगा खालिस्तान, वहां हम रहेंगे, वो हमारी मांग होगी, ठीक उसी तर्ज पर जैसे पाकिस्तान अलग कर दिया गया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो गलती 1947 में पाकिस्तान बनाकर किन्हीं नेताओं ने की, मैं उस मुद्दे पर नहीं जाता, वो भी एक गलती थी कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। तो क्या धर्म के आधार पर एक और बंटवारा कराने वाले लोग, आज उनकी बात जायज है? उस 1947 में एक गलती हुई थी, वो गलती अब दोबारा कोई नहीं दोहराएगा। उस गलती को भी ठीक करने की मांग की जा रही है। तब ऐसे में आपने यदि देश के लिए कुछ किया है, जैसा कि वो मांग करते हैं कि साहब मांग कर दी, हमें तो अलग देश दो, हमें अलग जगह चाहिए, हमारा तो कल्चर अलग है, हम तो गाय का मांस खाने वाले हैं, हम गाय के पूजने वालों के साथ नहीं रह सकते, तो हमें पाक स्थान अलग दे दो। उसका नाम रख दिया पाकिस्तान। इसी तर्ज पर कोई अगर कहे कि हम खालसा पंथ के मानने वाले हैं, हमें तो खालिस्तान दे दो, हमने भी अंग्रेजों को भगाने में लड़ाई की, तो ठीक है लड़ाई की, लेकिन खालसा पंथ के मानने वाले यानी सिख कौन है? हर हिंदू के घर में एक बड़ा बेटा युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए, देश की रक्षा के लिए दिया जाता था और यह कल्चर था, गुरुओं की परंपरा थी। तो कौन है उसमें? हिंदू ही है। क्या सभी इस बात को मान रहे हैं? आप भारत के बाहर कोई रेफरेंडम करा रहे हो, आप भारत के बाहर कोई मांग कर रहे हो, क्या भारत में इस मांग को कोई कर रहा है? निश्चित रूप से नहीं। पंजाब के अंदर आज भी चुनी हुई सरकार है, बेशक आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन भारत के संविधान, भारत के कानून के तहत लोगों ने वोट डाला है और लोग भारत के संविधान में विश्वास करते हैं। पंजाब के अंदर कोई भी उसकी मांग नहीं कर रहा है। ये 0.5% लोग, केवल और केवल नशे के कारोबार करने वाले लोग और इसको अपना धंधा बनाने वाले लोग, चीन के इशारे पर चलने वाले लोग, इस तरह की एक बात करके केवल भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, भारत में फिर से आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन ये मंसूबे उनके कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि अभी मोदी सरकार है और 2024 में भी मोदी जी आएंगे, फिर 2029 में भी मोदी जी आएंगे। तो ऐसी मांग करने वालों पर जो ये मोदी सरकार ने कड़ा प्रहार किया है, उनका वीज़ा रोककर, फिर जो है उनका OCI कार्ड रद्द करके, ये बता दिया है कि ये वो वाला भारत नहीं है जो 80 के दशक का था। हालांकि इंदिरा गांधी के समय में भी KPS गिल साहब ने पंजाब में जो किया वो सब ने देखा। आज तो उससे ज़्यादा मजबूत भारत है। तो आज तो ये जो कदम भारत सरकार ने उठाए हैं ये बहुत ज़रूरी थे, पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है। आप भी अपनी राय रखें, क्या मोदी सरकार ने जो ये कदम उठाए हैं, वीज़ा रद्द करके, OCI कार्ड रद्द करके और अगले जो संपत्ति जब्त और इनका जो बैंक के खाते सीज किए गए हैं, इससे क्या कुछ हल निकल सकता है और आगे क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।